लास्ट वीडियो में क्वेश्चन टैग में इजंट, वॉजंट, वरंट इनका यूज बताया था, वुडंट, शुडंट के बारे में नहीं बताया, ठीक है। और ऊपर क्या था, ऊपर वाला दिखाओ जरा, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। सबसे पहले मैं एक एक करके ले लूं। सुमन, रानी, आपको बता दूं मैं, आप किसी का भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही लगाते हो क्वेश्चन टैग में, अगर शुड नॉट होगा तो शुडंट लगाएंगे। अगर मैं कहूंगी यू शुड स्टडी, शुडंट यू, यू मस्ट स्टडी, मस्टंट यू, राइट। ही वुड डू इट, वुडंट ही। मतलब जो भी लगाना है उसके साथ एन एपोस्ट्रोफी टी लगाओगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा। बाकी उसको अभी मैं टेंस में और बताऊंगी, और क्वेश्चन टैग अलग से चैप्टर है ही, है ना। नेक्स्ट, सचिन सरोहा, he remembered that his visa would be expired in a month। इसमें हमें would expire किया है मैम, रीजन जाना है, कैसे पता चलेगा कि एक्टिव में सेंटेंस है या पैसिव में, ठीक है। सुनो, आपने ये कहा कि he remembered that his visa would be expired। सबसे पहले हम कहते हैं कि वीजा खत्म हो रहा है, कि वीजा को खत्म किया जा रहा है, खुद सोचो। नहीं, वीजा एक्सपायर करता है, वीजा खत्म होता है। यानी कि अगर वीजा की बात कर रहे हैं वो खत्म होता है, वीजा एक्सपायर किया जाता है नहीं होता है। वीजा को जैसे रिवोक कर दिया जाता है वो ठीक है, वीजा वुड बी रिवोक्ड, वो ठीक है कि वीजा को काट दिया गया कि नहीं नहीं आपको वीजा यहाँ का नहीं दिया, आपको दिया गया था उसको खत्म कर दिया, अचानक से रिवोक कर दिया गया, तो वो किया जाता है। लेकिन वीजा तो खुद एक्सपायर करता है ना, आफ्टर द टर्म फिनिशेस, द पीरियड फिनिशेस, तो वीजा तो खुद एक्सपायर करता है। तो जब आपको महसूस होना कि आगे जो लिखा हुआ है, आगे जो है वो काम करता है, तो एक्टिव वॉइस, वीजा एक्सपायर होता है, वीजा को रिवोक किया जाता है। समझ में आया? इसलिए वो एक्टिव एंड पैसिव का एहसास करो पहले। नेक्स्ट डाउट, क्या एक ही सेंटेंस में एक्टिव पैसिव दोनों क्लॉज हो सकते हैं? एक ही सेंटेंस में नहीं, एंड से, बट से, ऐसे से कुछ हो सकता है। अब मैं जैसे एक सेंटेंस आपको बताऊं, एक सेंटेंस दे, दो सेंटेंस एंड से कनेक्ट करके। सेंटेंस था, वन एम्प्लॉय वॉज फायर्ड एंड टू वॉज रिजाइंड। एक एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, तो ठीक है, एम्प्लॉय है उसको निकाल दिया गया, खुद नहीं गया, निकाल दिया गया, तो वन एम्प्लॉय वॉज फायर्ड सही है। लेकिन टू एम्प्लॉयज जो थे, टू वॉज रिजाइन नहीं होगा, रिजाइन हम खुद करते हैं, तो टू रिजाइंड होगा। इसीलिए एंड से, बट से कनेक्ट करके दो सेंटेंसेस में ऑफ कोर्स हो सकता है। एक्टिव एंड पैसिव का स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा कि हमें नौकरी से निकाला जाता है, रिजाइन हम खुद करते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने लास्ट वीक, हाँ थैंक्स, कुछ नहीं और कोई नहीं। एसएससी का एग्जाम कब होगा? अब सुनो मेरी बात, उसके लिए मैं मोस्ट प्रोबेबली क्या बोलूं, मैं कल देखती हूँ, मैं कल 9:30 बजे आऊंगी और लाइव आती हूँ, या इस वीकेंड में लाइव आती हूँ। हालांकि आप जून मान के चलो, भी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन जो माहौल बन रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर दूंगी। चलो पढ़ाएं, क्या है, हम रिटन इंग्लिश कर रहे हैं, क्या इसमें स्पोकन इंग्लिश भी सीख जाएंगे? सुनो, जब मैं आपको टेंस कराऊंगी ना, जब हम टेंस कराएंगे उसके बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि उसको यूज करो लैंग्वेज में। स्पोकन इंग्लिश में पता है आपको क्या यूज करना है? सिर्फ टेंस का ध्यान रखना, थोड़ा वर्ब जो याद कर रहे हो वही काम आएगा। मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ब्स कराऊंगी, वो तो करोगे ही नहीं आप स्पोकन में। आप बहुत आसान आसान जो वर्ब्स है वही इस्तेमाल करना है। आपको कुछ नहीं, खाली वर्ब, टेंस और थोड़ा बहुत पैसिव वॉइस, बस यही है स्पोकन इंग्लिश। बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, टेंस खत्म करने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू करो। दिमाग में सेंटेंस फॉर्म करना, कहीं लिख के नहीं, लिखोगे तो फिर आपको ना ट्रांसलेशन की आदत लग जाएगी। दिमाग में फॉर्म करोगे और सेंटेंस बोलोगे, हो जाएगा स्पोकन। स्पोकन बहुत आसान है, रिटन तो ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप बहुत डिटेल में इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। स्पोकन में क्या कहा, आसान आसान वर्ब के फॉर्म्स जो आप डेली यूज में बोलते हो, टेंस और थोड़ा सा पैसिव वॉइस, बस इतना ही तो है स्पोकन में, ठीक है।
As she was late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office. सुनो, leave present में नहीं है बेटा, वो decided to skip breakfast and decided to leave for office. ये जो decided to है ना, दोनों के लिए था, इसलिए decided to सिंगल बार आ गया, एक ही बार आया, तो decided to skip and leave देख लो, यानी कि ये डिसाइडेड टू दोनों के साथ है और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, तो इसीलिए स्किप भी बेस फॉर्म में है और लीव भी बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वो बेस फॉर्म में है, जो स्किप है वही सेम फॉर्म में है। डिसाइडेड टू दोनों के लिए एक जगह लिखा हुआ है तो दूसरी जगह पे ओमिट कर दिया गया, इसीलिए, क्योंकि रिपीट करने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, और बताइए। अब मैं आपको बता दूं, लगभग 20th से इसी 20 तारीख के लगभग से हम लोग पूरा फुल कोर्स में भी आ रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे से 2 घंटे का क्लास रहेगा, जिसमें एडवांस और एरिथमेटिक अलग अलग टीचर्स देंगे हम आपको, क्योंकि हम यहाँ पे एडवांस अलग, जिसमें एकदम स्पेशलाइज्ड एडवांस में हो, एरिथमेटिक जो स्पेशलाइज्ड एरिथमेटिक में हो। एडवांस और एरिथमेटिक 2 दिन हो गया, उसके बाद इंग्लिश 1 दिन, जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है वो 2 दिन, और रीजनिंग 1 दिन। 6 दिन आपका 2-2 घंटे का बैच चलेगा। सबसे अच्छे जो फर्स्ट क्लास टीचर्स हैं हमारे, वो उसमें पढ़ाएंगे, और ऐसे भी केडी कैंपस में हम लोग अच्छे टीचर्स ही रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो स्टूडेंट्स सब जगह से घूम फिर के आते हैं, इसीलिए बच्चों का लेवल बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम टीचर्स का लेवल बहुत अच्छा रखते हैं। तो हम अपने बहुत अच्छे टीचर्स के साथ आपका फुल कोर्स लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, अराउंड 20th में शुरू हो जाएगा वो, इसलिए उसमें चाहो तो बहुत जल्दी हम लिंक ओपन करा देंगे, आप उसमें चाहो तो एनरोलमेंट कर लो। हाँ देखो, एक खासियत ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसके लिए उसमें थोड़ा डिस्काउंट भी होगा, और उसमें इंग्लिश कोई और टीचर पढ़ाएंगे, तो इसीलिए आप देख लोगे कि दोनों टीचर बिल्कुल अलग अलग और फर्स्ट क्लास टीचर्स है सारे, तो उनका भी तरीका अपना ऐसा होगा कि आप एंजॉय करोगे दोनों को। तो इसीलिए मेरा इंग्लिश स्पेशल वालों को ऑलरेडी कुछ डिस्काउंट हम उसमें भी प्रोवाइड करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको फुल कंप्लीट, अच्छा मेरा जो इंग्लिश है, मैं जो इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ये आप किसी भी एग्जाम के लिए, जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम से इंडिया में, सबका सिलेबस में कवर करा रही हूँ। उसमें जो सिलेबस कवर्ड होगा वो जनरल कॉम्पिटिशन्स जैसे होते हैं, एसएससी, रेलवे, एलआईसी, ये सब जो एग्जाम्स है वो कवर्ड होंगे। तो कह सकती हूँ मैं कि वो एसएससी टाइप के कोर्स होंगे जो जनरल कॉम्पिटिशन कहते हैं हम। मेरा तो इंग्लिश है, कंप्लीट इंग्लिश है, जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो भी होंगे सारा कवर्ड हो जाएगा इससे। अब आओ मैं आपको वर्ब के बेसिक में फिर से लेके चलती हूँ, और उस दिन मैंने एक बेसिक वर्ब यानी कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब कराया था, जिसमें एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब था जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, और उसमें जो पहला हेल्पिंग वर्ब था जो हमने आपको कराया था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, वो था बी। तो बी के सारे फॉर्म्स को हमने डिस्कस किए थे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स and cause great difficulty। बिल्कुल सही है, कॉस्ट ऐसे एंड के बाद लगाना चाहिए, या क्या फॉर्मेशन है, बिल्कुल ठीक है। एंड कॉस्ट ग्रेट डिफिकल्टी, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरफ्लोड है यानी कि बह के ऊपर से निकल गया। कोर्स फी कितना है, फुल कोर्स है, बहुत नॉमिनल होगा बेटा, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। आज शी वॉज लेट हो गया। चलो वर्ब बेसिक में आओ, नेक्स्ट में हैव में। अब आते हैं पहले हैव के फॉर्म्स में आ जाए। चलो अब हैव क्या है तो याद रखना ये बेस फॉर्म है जिससे सारे फॉर्म्स बनेंगे, और यही तो कंफ्यूज कर देता है ना, क्यों? क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो है ना, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना मैम बेस फॉर्म क्या, वही तो है जो फर्स्ट फॉर्म है। भाई फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल है ये प्लूरल वर्ब के साथ आएगा, सॉरी ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा,
और वर्ब का एस ई एस फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, यानी कि हैज। ठीक है, जो सेकेंड फॉर्म है वो है हैड, थर्ड फॉर्म है जो वो भी है हैड, V1 ING फॉर्म है वो हैविंग है। ये सारे फॉर्म्स है हैव के, और इसलिए याद रखना ये तो प्लूरल फॉर्म है हैव, और बेस फॉर्म क्या है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। और ये जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, इसको मैं आपको मूड में पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा कि क्यों मैं कहती हूं कि नहीं, वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल अलग है। ठीक है, इंग्लिश का बैच का कंप्लीशन देखो, जो मेरा टारगेट है कि मैं आपको सिलेबस जल्दी ही करा दूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं पहले तो आपको ग्रामर और वोकैब ही करा रही हूँ। जो प्रैक्टिस की बात है ना, वो प्रैक्टिस मैं बाद में कराऊंगी। इससे क्या होगा ना कि पहले आप सिलेबस के साथ कंप्लीट होकर एकदम तैयार हो जाओगे। प्रैक्टिस मैं आपको असाइनमेंट देते जाऊंगी, उसमें से क्वेश्चंस पूछते जाना, वो भी तैयार होता चला जाएगा। एक जो पोर्शन होता है जो मैं क्लास में बहुत कम कराती हूँ, वो है कि मैं आपको बिठा के प्रैक्टिस कराना। मैं वो चीज नहीं क्लास में हो पाता है ना, क्योंकि हम लोग 6 मंथ्स में कंप्लीट करना रहता है, पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग को, इसीलिए वो हम बाद में कर लेंगे। अदरवाइज मान के चलो 6 मंथ्स में तो मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं टाइमिंग भी थोड़ा बढ़ाऊंगी और डेज भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूंगी। मैं जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई और बैच शुरू किए, उसमें कोई और चैप्टर से शुरू कर दिए, तो फिर आप दोनों चैप्टर्स देखते चले जाओगे। तो ऐसे भी करके हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। सो सिलेबस इज नॉट ए प्रॉब्लम, पहले समझो ध्यान से इंग्लिश। अब देखो ये सारे फॉर्म्स है, मेरा कहना है कि आप चाहते हो कि हैव का सारा यूज कर ले, तो सबसे पहले आप सारे सेंटेंसेस लिख लो, ताकि मैं एक एक में आपको एक एक का यूज बता दूंगी।
हो गया? देखो बेटा, रिवर के लिए कॉस्ट नहीं आया है, कॉस्ट ग्रेट प्रॉब्लम या ग्रेट डिफिकल्टी है। ये कॉस्ट डिफिकल्टी जब आप किसी के लिए मुसीबत क्रिएट करते हो तो, ठीक है ना। वैसे कॉस्ट डिफिकल्टी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, और इसमें एग्जाम में जो प्रॉब्लम था वो ये था कि ओवरफ्लोन दिया था। फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है उड़ना, यहाँ ओवरफ्लोड होना चाहिए, तो वो पहले से कर दिया तुमने सही। कॉस्ट ग्रेट डिफिकल्टी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उतार लिया? अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा आई हैव अ कार, इसका मतलब है कि ये जो पहले आप बोल रहे हो हैव अ कार, इसका मतलब मेरे पास एक गाड़ी है। दिस मीन्स कि हैव का पहले तो हम देख ले कि अभी मैं आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रही हूं। इसका मतलब ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब का भी काम करेगा और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, ये मैंने कहा है आपको, है ना। अगर मैं कहूं आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव गुड एजुकेशन, इसका मतलब क्या है कि मैं उसका पोजेशन बता रही हूं ना कि मेरे पास है, मेरे पास है। इसका मतलब आई हैव का मतलब हुआ, ये क्या करता है, क्या मतलब इसका, टू possess। टू तो सिर्फ इसलिए लगाते हैं हम लोग कि टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है, यानी मैं बेस फॉर्म की बात कर रही हूं, और उसके बाद उससे जो फॉर्म बनाना चाहो बना लो, ठीक है ना। possess ये पहला है, क्लियर हो गया। अब आओ आई हैव अ कार को लेके फिर मैं यहां आती हूं कि आई हैव अ कार। भाई मैंने हैव को मेन वर्ब में क्यों नहीं लगाया, यहां क्यों नहीं लगाया, वहां क्यों लगाया, क्योंकि इस हैव के अलावा मुझे कोई मेन वर्ब दिख ही नहीं रहा है, कोई और वर्ब दिख ही नहीं रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, हैव तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद बाय का थर्ड फॉर्म दिख रहा है। अगर मेन वर्ब यहां दिख रहा है तो फिर ये क्या होगा, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। दिस मीन्स हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखाई दे गया तो उसके बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये मैं बता रही हूं आपको कि अगर आपको हैव की किसी फॉर्म के बाद V3 दिखे तो वो हेल्पिंग वर्ब है, और हैव के बाद कोई मेन वर्ब नहीं दिखे तो वो इसका मतलब खुद मेन वर्ब है, तभी तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने कहा आई हैव हैड लंच, देखो खाने की बात हो रही कि मैं अभी अभी मैंने लंच किया, मैंने अभी अभी लंच खाया है। तो अगर मैं कहूं आई हैव तो ईटन लंच बोलोगे, ईटन लंच होना चाहिए, लेकिन जानते हो इंग्लिश में खाने के लिए बेहतर वर्ड जो है ना वो हैव है। कहते हैं ना आई हैव लंच एट 1 PM, ठीक है ना, हैव सम कॉफी, हैव सम टी। हैव खाने पीने के लिए हम ज्यादा इस्तेमाल हैव का प्रयोग करते हैं। अब हैव का मतलब हो गया कि खाना, राइट, यानी कि इनटेक करना, खाने के सेंस में यूज कर रहे हैं। अगर आप खाने के सेंस में यूज कर रहे हैं तो ये किसके बाद आ रहा है, हैव के बाद। और क्या सिखाया, हैव के बाद मेन वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए, थर्ड फॉर्म में। बिल्कुल, तो देख रहे हो सही फॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन यहां पे अजीब सा लगा हैव के बाद हैड। ध्यान रखना, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब में भी तो यही फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर मैं ही लगा दूं तो कहोगे ही हैज हैड लंच जस्ट नाउ। अगर मैं उसको थर्ड फॉर्म की बात कर रही हूं, पास्ट टेंस की बात कर रही हूं मैं, तो ही लगाया तो हैज लगा दिया, आई लगाया तो हैव लगा दिया, और ज्यादा पास्ट टेंस बनाऊंगी मैं पास्ट परफेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा। तो फिर देखो सोच के, ही हैड लंच बिफोर आई केम। यानी अगर आपको हैज हैव हैड के बाद हैड दिखाई दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहला तो हेल्पिंग वर्ब है जो कुछ भी हो सकता है, हैज हैव हैड कुछ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया इसका थर्ड फॉर्म वो तो हैड ही होगा। यानी हैज हैव हैड के बाद फिर से हैज हैव हैड नहीं आ सकता, खाली हैड आ सकता है।
है ना। और क्या बता रहा है, मैंने अभी अभी खाना खाया है। खाया है इसका मतलब खाने के लिए भी तो हम ईट यूज कर रहे हैं, के लिए हम हैव यूज कर रहे हैं। यानी हैव का मतलब खाना, किसी चीज पर अधिकार होना, दोनों हो सकता है। और हम एक वाक्य में हैज, हैव, हैड के बाद हैड देख सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है, वो टेंस में एक स्ट्रक्चर है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर विल लगा दोगे तो विल के बाद सिर्फ हैव आता है, क्योंकि हर मॉडल के बाद हैव आता है। तो विल हैव फिर V3, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों में तो वही है ना। समझ में आया कि हम हैज, हैव, हैड के बाद हैड का प्रयोग देख सकते हैं। इसीलिए थर्ड का लिख लो, हम हैज, हैव, हैड के बाद हैड का प्रयोग देखते हैं। We see the use of had after has, have and had. We see the use of have after has, have and had, क्योंकि ये टेंस के स्ट्रक्चर में आता है, because they come in the structure of tense. मतलब हम वर्ब का कोई भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हैड पे लगा दिए। यानी आई हैव हैड, आई हैड गॉन, आई हैड सीन, जो मर्जी वो लगाओ, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाओगे। इसलिए दो हैड एक साथ दिखाई दे जाए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या सेंटेंस में हर वर्ब्स के लिए उसका सब्जेक्ट होना जरूरी है? देखो जरूरी तो है। अगर मैं कहूं गो अवे, गो अवे, इसका मतलब सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है उसी को तो कह रही हूं। इसका मतलब यू यहां पे छिपा हुआ है, यू गो अवे, है ना। इसका मतलब गो अवे का मतलब हो गया कि वर्ब से हम शुरू कर रहे हैं, तब भी सब्जेक्ट छिपा हुआ है इंपरेटिव में। अदरवाइज बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के सेंटेंस कैसे बनाओगे? अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कुछ तो होगा जिसके लिए वर्ब लगा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। वी हैव फन ऑन हॉलीडेज। वी हैव फन, वी हैव फन। अगर मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलूं तो ये भी तो कह सकती हूँ वी एंजॉय ऑन हॉलीडेज, यानी टू हैव फन। अब ध्यान रखना कि ये जो हैव है ना, ये हैव हम सर्टेन एक्शंस के साथ यूज करते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे ऐसा कैसा होगा कि इंपॉर्टेंट क्या चीज है ये? सुनो, मैं आपके साथ एक शीट भी शेयर करूंगी और उसको क्लास में भी करवाऊंगी, थोड़ा रुकना पड़ेगा उसके लिए। वो बताएगा कि कौन सा वर्ब किसके साथ फिक्स्ड होता है और होना ही चाहिए। जैसे खुद सोचो, अगर मैं कहूं कि आई हैव लंच एट 1 PM, तो कहोगे आई ईट लंच भी तो होगा, चलेगा, दौड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो सही वर्ब है, सबसे सटीक वर्ब है, वो है हैव। फिर कहेंगे कि मैंने निर्णय लिया, तो आई टुक अ डिसीजन, जो बोलते हैं नॉर्मली। हिंदी का इंग्लिश हर जगह नहीं होता, आई मेड अ डिसीजन होता है, आई टुक अ डिसीजन गलत इंग्लिश है ना। इसीलिए मैंने कहा कि हैव कुछ एक्शंस के साथ ये हैव चलता है और यही चलता है। जैसे आई हैव लंच, वी हैव फन, इस टाइप में हैव जो होते हैं, आई हैव अ डाउट, आई हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारे के साथ हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हैव कुछ एक्शंस के साथ चलता है। और यहीं पर आप लिख देना सी सेंटेंस इंप्रूवमेंट शीट, और उस शीट में हमने सिर्फ जो टाइप 3 वाले हैं ना, बस उसका शीट देखना है आपको, टाइप 3। क्योंकि इस टाइप 3 में, टाइप 1 में मैं ग्रामर से रिलेटेड बताती हूँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, टाइप 2 में वोकैबुलरी से रिलेटेड बताती हूँ, और टाइप 3 में यही बताती हूँ कि भाई डिसीजन के साथ वो मेक करते हो, हेल्प आप रेंडर करते हो,
पुलिस या कोई आगमन होता है तो कम या ये सब मत यूज करो, कम एंड गो। पुलिस अराइव्ड होता है जब वो आगमन होता है, तो है ना, जब पुलिस केम, पुलिस रीच्ड, वो सब नहीं, पुलिस अराइव्ड इज अ बेटर वर्ड। क्यों है? तो वो एक्शंस के साथ कुछ वर्ब्स है जो अच्छे होते हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट चॉइस, क्यों? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत आते हैं, ठीक है, इसीलिए ये तीसरा हो गया कि हम फन के साथ, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूं फिफ्थ, रुक जाना भी, माई काउ हैड अ काफ, तो माई काउ बोर अ काफ बेटर होगा, है ना। लेकिन अगर आप पूछोगे कि उसके कितने बेटे हैं तो हम कहते हैं ही हैज 2 सन्स। अब हैज का मतलब पोजेशन, क्या वो उसका अधिकार है उस बच्चों पर? क्या नहीं, उसने पैदा किया है, उसके संतान है। तो पोजेशन का मतलब होता है ओन करना, जो आपके संपत्ति अधिकार है। अगर मैं कहूं उसके 2 बेटे हैं तो उसका मतलब कि उसने उसको पैदा किया है। इसका मतलब अगेन ये जो हैव प्लस जो बता रही हूं मैं कुछ एक्शन के साथ, इसमें 4 और 6 आप लिख देना कि भाई पैदा करने के बाद जो आपका हो जाता है, माई काउ हैज 2 calves, है ना। माई काउ हैड अ बेबी, हैड अ calf लास्ट नाइट, पैदा करने के तो सेंस दे रहा है। ही हैज 2 sons, इसका मतलब उसके 2 बच्चे यानी उसने पैदा किए हैं। जैसे कुछ एक्शंस के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आओ फिफ्थ के पहले हम आपको 7th में लगा दें, ध्यान से सुनो, पहले 5th और 9th बाद में करेंगे। मैंने ये कहा आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लास्ट नाइट। अब मैं कहूंगी एक्सपीरियंस करना, तो एक्सपीरियंस जो है ना नाउन भी है, अनुभव, और अनुभव करना इज एक्सपीरियंस, दोनों है, नाउन और वर्ब दोनों है। अब अगर मैं ये कहूं आई एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, तो कहोगे अच्छा नहीं लग रहा सुन के, रिपीटिशन ऐसे भी अच्छा नहीं होता। अगर मैं कहूं रेन इज रेनिंग, तो अच्छा लगेगा सुन के? नहीं लगेगा, है ना। तो कहते हैं कि रेन इज रेनिंग से बचने के लिए तो इट इज रेनिंग कहा। तो इट इज रेनिंग क्यों बना? क्योंकि भाई रेन इज रेनिंग सुन के अच्छा नहीं लगेगा, वही रेन नाउन में, वही रेन वर्ब में, इसीलिए आई एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि यहां पर भी एक्सपीरियंस करने के अर्थ में ही हैव आ रहा है, और मैं कह सकती हूं कि वही तो है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। 4, 6 और 7, यही तो 3 सेंटेंस है जो बता रहा है कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनके साथ हैव का प्रयोग होता है, वो मीनिंगफुल बनाता है सेंटेंस को, स्ट्रक्चर अच्छा देता है सेंटेंस को, है ना। क्योंकि खुद सोचो, क्या हम कहेंगे किसी लेडी के लिए शी बोर 2 sons, कहोगे क्या क्या मतलब बनता है? उसके 2 बच्चे पैदा किए, क्या होता है? उसके 2 बच्चे है, बेटर ऑप्शन है, तो कहेंगे शी हैज 2 sons। वही मैंने कहा कि यहां पर हैव हम लगा कि कुछ एक्शंस को अच्छा बना लेते हैं, बस और कुछ नहीं, उन एक्शंस के साथ हैव का प्रयोग होना चाहिए। बताइए 4, 6 और 7 समझ में आया? वो शीट में आपको दूंगी, सब समझ में आएगा अच्छे से। एक बात बताओ, आपका सेंटेंस क्या था? आप TOO टू मैनी रिवर्स कह रहे हो कि TO टू मैनी रिवर्स कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अगर कहोगे रिवर्स की बात करोगे तो मैनी रिवर्स है, टी तो हटा दो, TO तो हटा दो। हाँ, ये कह सकते हो एंड कॉस्ट ग्रेट डिफिकल्टी, तो दिस कॉस्ट ग्रेट डिफिकल्टी होगा ना, ठीक है। आप कॉस्ट वर्ब पर जोर दे रहे हो। कॉस्ट, आप लोग जब क्वेश्चन पूछो ना, आप मुझे सिर्फ सेंटेंस देके छोड़ दो, आप उसमें और कुछ ऐड मत करना, ठीक है ना। कह दो मेनी रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स एंड दिस कॉस्ट ग्रेट डिफिकल्टी, दिस आएगा। दिस क्यों आएगा? क्योंकि रिवर्स ने ग्रेट डिफिकल्टी कॉज नहीं किया है, मेनी रिवर्स ने डिफिकल्टी कॉज नहीं किया है, वो जो अपने बैंक से बाहर निकल गए हैं ना,
उसके कारण परेशानी हुई है, एंड दिस कॉस्ट होना चाहिए यहाँ पे। और टी ओ हटा के टू में नहीं रिवर्स करना चाहो तो टी डबल ओ लगाओ, नहीं तो टू हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वी आर डन विथ। आप लोग प्रोनाउन के क्वेश्चन बीच बीच में पूछ रहे हो बेटा, आपको मैं वर्ब बता रही हूँ, आप प्रोनाउन के क्वेश्चन पूछोगे। आप लोग है ना, जैसे मैं क्लास में बी का SES फॉर्म वॉस क्यों है, मैंने आपको कहा था कि अकेला बी ही ऐसा वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म में भी SES फॉर्म है, जो सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग चलता है। वरना वर्ब का सेकेंड फॉर्म जरा देखो तो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सबके लिए सेम होता है, ही डिड, आई डिड, है ना। खाली एक ही वॉस ही है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तभी तो बी एक्सेप्शंस में आ जाते हैं कि आई वॉस एंड यू वर, ही वॉस एंड दे वर। तो ये देख लो, ये अकेला वर्ब बी का सेकेंड फॉर्म है जो अकॉर्डिंगली चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वरना वर्ब का कोई भी सेकेंड फॉर्म का SES फॉर्म नहीं है, देख लो। अब आओ, वी आर डन विथ 4 एंड 6th एंड 7th। मैंने कहा कुछ एक्शंस के साथ होते हैं। अब आओ 5 नंबर, आई हैव गॉट योर वर्क डन। आई हैव का मीनिंग खाना हुआ, पजेस करना हुआ, कुछ वर्ब्स के साथ एक्शन लगा देते हैं। आई हैव गॉट योर वर्क डन का मतलब क्या हुआ, मैंने काम किया नहीं, आपका काम कराया, मतलब मैं सिर्फ कराने वाली एजेंट हूं, मैं सब्जेक्ट नहीं हूं, मैं एजेंट हूं, किसी और से काम करा रही हूं। यहीं पर कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। कॉजेटिव वर्ब क्या है, कॉजेटिव वर्ब कोई सब्जेक्ट से वर्ब नहीं कराता, बल्कि सब्जेक्ट किसी एजेंट को हायर करता है, फोर्स करता है, रिक्वेस्ट करता है, कुछ भी करता है, वो एजेंट काम करता है। जैसे आप टिकट कटाना चाहते हो, आपसे नहीं होता है तो आप क्या करते हो, आप सब्जेक्ट हो, टिकट आपको चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो तो एजेंट से करवा रहे हो, तो करने वाला काम कौन है, एजेंट। वहीं पर कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसीलिए ये ध्यान रखना कि यहां पर जो मेन एक्शन था, आई गॉट योर वर्क डन, ये मेन एक्शन है, और ये जो हैव है ना, ये कॉजेटिव वर्ब है। सो हैव कॉजेटिव वर्ब भी है, और इसीलिए जहां पे हमें करने नहीं, कोई काम कराने का बोध हो, वहां कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। और यहीं पर लिख लो सी कॉजेटिव वर्ब, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग पोर्शन जो है ना कॉजेटिव वर्ब का, मैं यहाँ खत्म नहीं कर सकती हूँ। यहाँ तो बस आसान आसान चीजें पढ़ा रही हूँ। पे क्या है आसान चीज, कोई अधिकार होना तो हैव, खाना तो हैव, है ना, और किसी कुछ एक्शंस के साथ हैव का प्रयोग होता है। फिर आओ, फिर से मैं बता रही हूँ आपको 9th सेंटेंस में, 9th सेंटेंस भी डिफिकल्ट पोर्शन है। क्यों, क्योंकि हैविंग डन माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। दिस मीन्स ये जो हैविंग प्लस V3 है ना, वो आप परफेक्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में देखोगे। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस V3। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस V3, ठीक है। इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म जो है हम अभी नहीं पढ़ा सकते आपको, आप खाली लगा देना कि ये बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं समझा दूं कि अपना काम करने के बाद मैं खेलने गया, ठीक है। ये हैविंग प्लस V3 जो होता है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। इसीलिए उसको और पॉजिटिव वर्ब, ये दोनों के लिए, यानी कि सेंटेंस 5 और सेंटेंस 9 में हैव का इस्तेमाल है, लेकिन ये वर्ब का एडवांस पोर्शन है जिसमें हमको देखना है वर्ब एडवांस। द रीजन इज यहां हैव पॉजिटिव वर्ब है और यहां जो हैविंग है वो पार्टिसिपल का फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आओ 8th, इसलिए पहले 9 तक हो गया ना, अब 8 में आ रहे हैं, रुक जाओ। और कोई प्रॉब्लम?
अब 9th में आओ, सुनो। ये जो हैव टू है ना, तो देखो तो हैव है और टू है, और टू के बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया है, आई हैव टू कम। अगर मैं कहूं आपको समय पर होना मतलब रहना होगा, आपको समय पर रहना होगा, तो कहेंगे यू हैव टू बी ऑन टाइम। बी ई लगाया, बी ई कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसीलिए हैव टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, यही तो हमने लगाया है। चलो आई है इसलिए हैव, लड़की होती तो शी हैज, है ना, प्रेजेंट टेंस नहीं पास्ट टेंस होता तो शी हैड टू बी। इसका मतलब है कि ये हैव, हैज और हैड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गया, और नहीं तो अकॉर्डिंग टू टाइम तो हैड भी लग सकता है ना। अगर कहोगे नहीं आपको रहना पड़ेगा, पड़ेगा मतलब विल हैव, मतलब फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, जो भी प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। कैसे सेंटेंस, मुझे यहां रोज आना पड़ता है, आई हैव टू कम हियर। उसे आना पड़ता है, ही हैज टू कम हियर। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम हियर। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम हियर, है ना। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। अब आओ वर्ब का बेस फॉर्म है। अब ये किया क्या भाई, हैव का अर्थ तो मैंने इतना बताया आपको, उसमें कहीं पर कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि करना पड़ता है, एक दबाव का एहसास तो नहीं हुआ। ये टू प्रेपोजिशन है, साथ में आया तो ऐसा क्या कर दिया कि ये दबाव बना दिया। ये आप पढ़ते हो मॉडल्स के इडियोमैटिक मॉडल्स में, हर मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म, है ना, बेस फॉर्म आ गया। इडियोमैटिक क्यों कहा, क्योंकि ईडियम्स, पहले समझो ईडियम्स क्या होता है। अगर मैं कहूं अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स, कारपेंटर का मतलब बढ़ई, फाइट मतलब लड़ना, टूल्स का मतलब औजार। अब एक बात बताओ, क्या इसका मतलब बढ़ई औजार है, तो कहोगे नहीं, इसका मतलब तो ये है कि जिसको काम करना नहीं आता ना, जिस बढ़ई को, वो अपने औजार से लड़ता रहता है। इसका मतलब हिंदी में फिर क्या है, हिंदी में है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब ना यहाँ नाच से मतलब है ना आंगन से मतलब है, यानी ईडियम में एक मीनिंग छिपा होता है कि भाई आपको काम करना नहीं आता ना, तो दूसरों पे इल्जाम थोपते हो आप। उसी तरह से ईडियम का मतलब समझ लो क्या है कि एक एक शब्द के मीनिंग पे नहीं जाना है, उसके अंदर जो मीनिंग समाया हुआ है उसको समझना पड़ता है। तो यहां पर भी वही चीज है कि इडियोमैटिक मॉडल्स तो है, ये मॉडल है। इडियोमैटिक क्यों कहा, क्योंकि हम हैव में जाएंगे तो मीनिंग जो पढ़ा है वो सोचेंगे, टू का प्रेपोजिशन कुछ और समझेंगे, जबकि पूरा मिल के अब क्या बन रहा है, ये पूरा मिल के फोर्स्ड एक्शन दर्शा रहा है। फोर्स्ड एक्शन का मतलब होता है जो दबाव में करना पड़े। जैसे अगर मैं कहूं फोर्स्ड एक्शन में आई हैव टू कम हियर, कहोगे आप पर कोई दबाव तो है नहीं। दबाव है, एक प्रोफेशन में हूं, मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे काम करना है तो आना पड़ता है। अगर मैं कहूं ही हैड टू रन अवे फॉर हिज लाइफ, डर के मारे भागना पड़ा। किसी भी कारण से, चाहे वो मॉरल हो या आपका काम हो या डर से हो, किसी भी तरह का नैतिक जिम्मेदारी हो, आपको करना पड़ता है, करना पड़ा, करना पड़ेगा और करना पड़ता था, सबके साथ हम फोर्स्ड एक्शन लगाते हैं। ये आता है प्रेजेंट में, मुझे यहां आना पड़ता है। ये पास्ट में, मुझे आना पड़ा या मुझे आना पड़ता था। और ये फ्यूचर में, ये फोर्स्ड एक्शन है जो हम सेंटेंस 9 में देख रहे हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम तो? सेंटेंस 9 बता रही हूं मैं, सॉरी सेंटेंस 8, सेंटेंस 8। सेंटेंस 9 में बेटा मैंने आपको कहा ना, ये पार्टिसिपल का है, परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन आ गया। पार्टिसिपल तो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया ना कि भाई ऐसे सेंटेंसेस देखो तो अभी स्किप कर जाना, हैविंग प्लस V3 वाला। अगर ऐसे सेंटेंस देखो जहां काम करने ने कराने का कोई सेंस निकले तो समझ जाना भाई ये पॉजिटिव वर्ब का है। और उसके अलावा हैव
का सारा यूज आपको आना चाहिए, सारे यूजेस आने चाहिए आपको, ठीक है। और बोलो, अब आओ 10th में, ध्यान से देखना। 10th, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था पता है? हैव्स दिया था और नॉट दिया था। कहोगे हमने हैव में तो एस लगा सकते हैं, चलो हैव्स भी नहीं सुनते हैं, हैज सुनते हैं, लेकिन नॉट में तो आज तक कभी एस देखे ही नहीं, तभी तो ये सेंटेंस में आ गया और ये इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है देखो, अगर मैं कहूं मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस, मेरे पास अच्छा एजुकेशन है, आई हैव गुड एजुकेशन, मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ हाउस, इसका मतलब हैव मेरे पास है, तो मैं ऐसे वर्ग में आती हूं ना जिसके पास सब कुछ है। अब आप कहोगे दे हैव नो हाउस, दे हैव नो एजुकेशन, दे हैव नो फूड, इसका मतलब उनके पास नहीं है, तो वो कौन से वर्ग में आएंगे? रहित वर्ग में, जिनके पास नहीं है। इसका मतलब है कि जब इकोनॉमिस्ट्स ने सोचा कि कोई अच्छा सा आसान सा वर्ड डिस्क्राइब किया जाए, अब डिप्राइव्ड, ठीक है ना, डेस्टिट्यूट, ये सब तो इंग्लिश में आपको यूज होने वाले वर्ड्स है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स में एक वर्ड लगाया हैव्स, जिसका मतलब होता है वो सारे लोग जो सहित वर्ग में इनके पास है, और हैव नॉट्स का मतलब डिप्राइव्ड। इसीलिए इसमें लिख लेना, हैव्स का मतलब ये ऐसा वर्ग है एफ्लुएंट, पीपल, इसका मतलब हो गया रिच पीपल, जिनके पास है सब कुछ। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, और हैव नॉट्स का मतलब हो गया डिप्राइव्ड, वंचित वर्ग जो होते हैं, डिप्राइव्ड पीपल, यानी कि पुअर पीपल, जिनके पास नहीं होता। और ये कॉइंड वर्ड्स से, जानते हैं ऐसे वर्ड्स को कहलाता है कॉइंड वर्ड्स। कॉइंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ये वर्ड हो या ये वर्ड हो, ऐसा मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि जरूरत पूरी की जा सके। तो कॉइंड वर्ड्स का मतलब होता है वर्ड्स दैट हैव बीन मेड, यानी कि ये पहले से डिक्शनरी में नहीं होते, इन्हें बनाया जाता है ताकि हम कुछ काम ले सके इन वर्ब से जहां पर इसकी जरूरत हो। ये कॉइंड वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? am to, are to and is to का यूज कब होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया बेटा। I am to go मतलब अब मैं जाने वाली हूं, मुझे जाना है अब, I am to go there। He is to come here, बस आने वाला है, मतलब उसका प्लानिंग है कि वो आने वाला है, ठीक है। तो वो मैंने कहा था निकट भविष्य का जो इंटेंशन होता है उसमें बी प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है। फाइन, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ, एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैव से।
हो गया? शुरू करें? अब देखो ये 4 सेंटेंस में आपको आगे का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखना। मैं खाना खा रही हूं, जरा आप देखो हैव का मतलब। अगर मैं कहूं इसका मतलब है खाना, अगर मैं कहूं आई एम ईटिंग, तो ईट में तो ING चलता है। आई एम ईटिंग बिल्कुल सही है, तो आई एम हैविंग बिल्कुल सही है ना? हैविंग फन, मैंने कहा था इसका मतलब हैव फन का मतलब एंजॉय करना होता है, तो भी एंजॉय में ING लग सकता, ईट में, जैसे मैंने इसका मीनिंग कहा था ईट, मैंने कहा क्या ईटिंग लग सकता है? अगर हाँ लगता है ईटिंग, तो हम देखे हैं सेंटेंसेस में आता है, तो हम कहेंगे हैविंग बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हैविंग भी सेंटेंस में आएगा। फिर तो क्या एंजॉय को हम एंजॉइंग में यूज करते हैं? हाँ, वी आर एंजॉइंग द मूवी, हम लोग मूवी देख रहे हैं तो कहेंगे वी आर एंजॉइंग द मूवी। तो वी आर हैविंग फन चलेगा, बिल्कुल चलेगा, यानी कि हैविंग फन भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम ओनिंग अ कार, कभी सुनते हो? या आई एम पजेसिंग अ कार, वो भी नहीं सुनोगे। क्योंकि अब क्यों नहीं सुनोगे इसका ध्यान से सुनना। मैं ये लगा दूं कि मैं ओनिंग वर्ड नहीं यूज करती हूं। ओनिंग, ओनिंग का मतलब ओन का ING फॉर्म, हम पजेसिंग वर्ड भी यूज नहीं करते। अब क्यों यूज नहीं करते, बहुत ध्यान से सुनना। क्यों नहीं यूज करते? अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो है, नहीं है तो नहीं है ना? मतलब आई हैव अ कार मतलब मेरे पास है, नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ कार। आप कभी आप हिंदी में भी बोलते हो क्या कि मेरे पास एक गाड़ी हो रही है? नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जो ओन करने का, अधिकार होने का जो वर्ब है ना, उसमें ING कैसे लगाओगे? मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर नहीं है, बस यही बोलोगे। अब मेरे पास एक घर हो रहा है तो नहीं बोल सकते हो। जब आप ओन और पजेस में हिंदी में भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर रहे हो, तो इंग्लिश में भी यूज नहीं करोगे। अब मैंने कहा था कि आई हैव अ कार का मतलब आई ओन अ कार। जब आप ओनिंग नहीं लगा रहे हो तो क्या हैविंग चलेगा? तो फिर हैविंग भी तो नहीं चलेगा। जब आप पजेस में और ओन में अगर आप ING नहीं लगा रहे हो तो फिर हैव में ING नहीं लगाएंगे ना, ठीक है ना? ओन और पजेस में जब ING नहीं लगा रहे हैं तो ओनिंग और पजेसिंग में ING नहीं आ रहा तो हैविंग में भी नहीं आएगा। ईट में आ रहा है तो खाने के सेंस में आ गया, एंजॉय में आ रहा है तो फिर एंजॉय करने के सेंस में आ गया, लेकिन पजेस करने के सेंस में नहीं आएगा। इसीलिए आई एम हैविंग लंच बिल्कुल चलेगा, वी आर हैविंग फन बिल्कुल चलेगा, आई एम हैविंग अ कार नहीं चलेगा। मेरे पास एक गाड़ी है तो आई हैव अ कार। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा देगा, ऐसा था कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, क्वेश्चन था एग्जाम में। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जो आपके बुक में ही है, परहैप्स यू डू नॉट नो, आई एम हैविंग अ जीप बिसाइड ए कार एंड ए बंगलो, ऐसे करके था। अब यहाँ पे माधुरी दीक्षित के पास है, वो पजेस करती है, वो खा थोड़ी रही है, वो एंजॉय नहीं कर रही है, उसके पास है। शी माधुरी दीक्षित है तो सिंगुलर हो गया, शी हैज अ, माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। गॉट इट? इसलिए पोजेशन के केस में हम हैव में ING नहीं लगाते। लिख लेना। जब हमें अधिकार दर्शाना हो, when we want to express possession, तो have में ING नहीं लगता। We do not use ING with have. अब कोई क्वेश्चन हो हैव से, खाली पार्टिसिपल छोड़कर और वर्ब, वो पॉजिटिव वर्ब छोड़कर,
अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे हैव से पूछ लो। हैव मेरी तरफ से बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब में इसका मतलब है पजेस करना, एंजॉय करना, खाना, और कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके साथ हैव का प्रयोग होता है। अब खाने के सेंस में हैव आईएनजी में आ सकता है, एंजॉय करने के सेंस में हैव आईएनजी आ सकता है, लेकिन पजेस करने के सेंस में हैव में आईएनजी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब हो रहा है जैसे सेंस में कुछ भी यूज नहीं कर सकते। हो रहा है मतलब जब आप परचेज कर रहे होते हो तो बाइंग लगा सकते हो, परचेजिंग लगा सकते हो, लेकिन उसके पहले यू डू नॉट हैव और उसके बाद यू हैव, ठीक है। लेकिन हैविंग के केस में तो बिल्कुल भी पोजेशन नहीं आता। फिर हैव टू फोर्स्ड एक्शन दर्शाता है, और वो इडियोमैटिक मॉडल से क्यों? क्योंकि हैव का मतलब कुछ और है, टू का मतलब कुछ और है, दोनों मिलके कुछ और मीनिंग देता है, तो वो फोर्स्ड एक्शन दर्शाता है। बाकी कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, पूछिए क्वेश्चन। बेस फॉर्म और V1 फॉर्म का डिफरेंस। बेस फॉर्म मैंने आपको उसी दिन समझाया था कि बेस फॉर्म चावल है, ठीक है। अब चावल से मैंने खिचड़ी भी बना दिया, चावल से मैंने खीर भी बना दिया। इसका मतलब है, आप पूछ रहे हो खिचड़ी और चावल में डिफरेंस क्या है? अलग है, क्योंकि बेस फॉर्म से सारे फॉर्म्स बनते हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म है, और जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और बेस फॉर्म कुछ केसेस में सब के साथ आता है। वो मैं अलग से बताऊंगी, मूड पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी खाली इतना ध्यान रखना कि बी और इज ये डिफरेंस है। SES फॉर्म और बी में, बी और आर ये डिफरेंस है वर्ब का बेस फॉर्म में और फर्स्ट फॉर्म में। बाकी में बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम होता है, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और बताऊं, मैं कार खरीद रहा हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई एम बाइंग अ कार, आई एम परचेजिंग अ कार। आई एम हैविंग अ कार थोड़ी होगा। हैविंग का मतलब मेरे पास तो गाड़ी हो रही है, हो रही नहीं, मैं खरीद रहा हूं। वर्ब चेंज होगा, हैव नहीं लगेगा फिर। और कुछ? लास्ट वर्ब में आओ, जो वर्ब हम पढ़ रहे थे उस दिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, और इसका ये तो प्योरेस्ट फॉर्म है डू, इसका फर्स्ट फॉर्म भी अगेन वही है, तभी तो कंफ्यूजन होता है आपको। ये आपके 5 फॉर्म है, और ये सारे बने हैं किससे? तो वर्ब के बेस फॉर्म से जो डू है। चलो अब इससे हम क्या पढ़ना है हमें डू में, आपको पहले मैं सेंटेंस लिखा दूं, समझ में आ जाएगा आपको, उसके बाद आगे करेंगे।